खुद की पसंद की नौकरी वर्सेस माँ की पसंद की नौकरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के साधारण से घर में सुबह की धूप आंगन में फैली हुई है, लेकिन घर के अंदर का माहौल किसी तूफान से कम नहीं है। रिया का सूटकेस खुला पड़ा है और उसमें जबरदस्ती कपड़े ठूंस रही है। माँ शारदा पास खड़ी रो रही है और पिता रामलाल गुस्से में हाथ में पकड़ा अखबार मरोड़ रहे हैं। माँ, मैंने कह दिया ना, उनका फिर से कॉल आया है। वो कंपनी मुझे बुला रही है। मैं वही जॉब ज्वाइन करूंगी जो मुझे पसंद है, जहाँ मेरा करियर है। और मैंने कह दिया तो मतलब कह दिया। कोई जरूरत नहीं है उस अनजाने शहर में जाकर धक्के खाने की। अपने ही शहर के स्कूल में जो नौकरी मिल रही है वो चुपचाप ज्वाइन कर ले, अपनी आंखों के सामने तो रहेगी। मैं क्यों ज्वाइन करूं वो मामूली नौकरी? आपको बस अपनी नाक की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ बाबूजी, मुझे बड़े शहर की बड़ी कंपनी में नाम कमाना है। मैं इस छोटे से पिंजरे में घुट घुट कर नहीं मर सकती। तभी रिया का दोस्त अमन घर के अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर साफ घबराहट और चिंता दिख रही है। उसके हाथ में एक फाइल है। अंकल आंटी, मैंने रिया को बहुत समझाया है। रिया देख, हमारे यहाँ की जो मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ भी काम और सैलरी दोनों अच्छे हैं। तू वहाँ काम कर ले। तू समझती क्यों नहीं है? जिस कंपनी में तू जा रही है उसका बैकग्राउंड मुझे कुछ झोल वाला लग रहा है। तू चुप रहे अमन। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तू जानबूझकर मेरे मम्मी पापा को भड़का रहा है ताकि मैं शहर न जा पाऊं और तू यहीं अपनी धाक जमा सके। बेटा, अमन ठीक बोल रहा है, वो तेरा भला चाहता है। हमारी बात सुन ले। नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप सब मेरी खुशियों के दुश्मन हो। बस आप अपनी बात मनवाना चाहते हो। गुस्से में अंधी होकर रिया अपने माँ को जोर से धक्का दे देती है। माँ का संतुलन बिगड़ता है और वो दीवार से जा टकराती है। ये देखकर पिता का चेहरा लाल हो जाता है। वो आगे बढ़ते और रिया के गाल पर एक जोरदार तमाचा चटाक से जड़ देते हैं। शर्म नहीं आती? अपनी माँ पर हाथ उठाती है। इसीलिए पढ़ाया लिखाया था तुझे कि तू अपने माँ बाप को ही धक्का दे। रहने दीजिए जी, रहने दीजिए। पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी एहसान फरामोश निकलेगी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रिया अपना गाल पकड़कर रो रही होती है। थप्पड़ मार लिया ना, अब चैन मिल गया। अब मेरा फैसला सुन लो। मैं कल सुबह ही यहाँ से जा रही हूँ और जब तक शहर में कुछ बड़ा करके नहीं दिखाऊंगी तब तक इस घर की शक्ल नहीं देखूंगी। अरे मेरी बात तो सुन ले बेटा। रिया, कोई बात नहीं सुननी। अब ना मैं इस घर का पानी पीऊंगी और ना ही अन्न का एक दाना खाऊंगी। अब मैं खुद कमाऊंगी और खुद खाऊंगी। रिया अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। धड़ाम की आवाज पूरे घर में गूंजती है। माँ बदहवास होकर रसोई में जाती है और गुस्से में चूल्हे पर रखे बर्तनों को पटक देती है। लो, बुझा दी मैंने भी आग। अगर मेरी बेटी भूखी सोएगी तो इस घर में किसी का पेट नहीं भरेगा। रामजी लाल सिर पकड़कर आंगन में बैठे होते हैं और शारदा जी जमीन पर बैठकर रो रही हैं। अगले दिन सुबह शारदा जी कांपते हाथों से खाने की थाली लेकर रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाती हैं। रिया दरवाजा खोलती है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं और गाल पर थप्पड़ का निशान अब भी हल्का नीला दिख रहा है। बिटिया, रात से कुछ नहीं खाया तूने। ले दो निवाले खा ले, गुस्सा छोड़ दे। थप्पड़ खिला तो दिया, अब खाना खिलाकर क्या ही करूंगी? मुझे नहीं खाना इस घर का खाना। माँ, बाबूजी ने मुझे मारा है, मेरा गाल लाल कर दिया, लेकिन याद रखना उनका ये चांटा मेरे इरादे नहीं बदल पाएगा। मैं कल सुबह ही पहली बस से इस घर से निकल जाऊंगी और आप में से कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर तूने कल इस घर की दहलीज लांघी तो समझ लेना तेरा बाप मर गया। फिर लौट कर इस चौखट पर मत आना। अरे ऐसा नर्थ मत बोलिए जी। देख बेटा, तेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है। संजाने शहर मत जा, अपने पास वाली नौकरी कर ले। हम सब सुकून की रोटी खाएंगे। माँ, मुझे आपकी ये सुकून की रोटी नहीं चाहिए। मुझे अपनी पहचान बनानी है। तभी अमन फिर से अंदर आता है। उसके हाथ में मोबाइल है। वो रिया को कुछ दिखाना चाहता है। रिया देख, वो कंपनी फर्जी है। वो लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर गलत धंधे में धकेल देते हैं। ये देख, ये वीडियो, इस कंपनी की असलियत देख। रिया बिना देखे अमन के हाथ से फोन छीनकर दूर फेंक देती है। बस कर अमन, तेरी ये सड़ी गली चाले मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तू चाहता है कि मैं यहीं सड़ती रहूं और तू दुनिया को बताए कि तूने मेरी नौकरी लगवाई है। तू मेरी तरक्की से जलता है। अरे रिया, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे आगाह कर रहा हूँ। रिया आगे बढ़कर अमन के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ देती है। दोस्त नहीं, दुश्मन है तू मेरा। निकल जा मेरे घर से और अपनी ये मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना। अमन अपना गाल पकड़कर बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। पूरा दिन ऐसे ही शांति में गुजरता है
और रात में माँ मंदिर के पास और रिया कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। तभी सुबह के 4 बजे रिया अपना बैग उठाकर दबे पांव कमरे से बाहर निकल जाती है और दरवाजे के पास आकर एक पल के लिए रुकती है। एक बार मुड़कर देख लूं क्या? नहीं, अगर मैंने पीछे देख लिया तो फिर कभी नहीं निकल पाऊंगी, मुझे जाना ही होगा। रिया बिना पीछे मुड़े दरवाजा खोलती है और अंधेरे में अपनी भारी सूटकेस घसीटते हुए घर से बाहर निकलती है। तभी घर के ठीक सामने पड़ोसी सविता झाड़ू लगा रही हैं। अरे वाह रिया, बड़ी जल्दी निकल ली शहर के लिए। अभी तो सूरज नहीं होगा, क्या बात है? माँ बाप ने मना नहीं किया क्या? कल रात तो तुम्हारे घर से बड़ा शोर शराबा आ रहा था, पूरा मोहल्ला सुन रहा था। मेरी चिंता छोड़िए चाची, अपनी और अपनी बेटी की चिंता कीजिए। मुझे कहाँ जाना है और कब जाना है ये मैं देख लूंगी। अरे बड़ा पंख निकल आए हैं तेरे तो। आजकल की लड़कियों को शहर की ऐसी हवा लगी है कि बड़ों का मान मर्यादा से भूल गई है। भगवान खैर करे, शहर जाकर पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी। ओ चाची, अपना काम करो और मेरे रास्ते से हटो, गंवार कहीं के। रिया तेजी से आगे बढ़ जाती है। सविता पीछे से चिल्लाती है, तू तो है ही ऐसी, तभी तो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मुंह काला कराने भाग रही है। देखना एक दिन इसी चौखट पर वापस आएगी रोती हुई। रिया बिना उनकी बात सुने बस स्टैंड की तरफ भागती है। तभी घर के अंदर से माँ शारदा बदहवास होकर बिखरे बाल और गीली आंखों के साथ बाहर दौड़ती है। रिया, रिया रुक जा मेरी बिटिया, मत जा ऐसे, एक बार मेरी बात तो सुन ले रिया। रिया दिल्ली की बस पकड़कर निकल चुकी थी। उसके जाने के बाद सविता जी अपनी सहेलियों अंजू जी और भारती जी के साथ वहां आ धमकती हैं। अरे शारदा, अब रोने से क्या फायदा? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? रोकना था तो पहले ही रोक लेती अपनी लाडली को, अब तो वो पुर हो गई। सही कह रही हो सविता, हमने तो पहले ही कहा था कि लड़की को इतने पंख मत लगाओ। देख लो, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जिस लड़की ने घर के माँ बाप को ना समझा, वो शहर जाकर न जाने क्या क्या गुल खिलाएगी। अरे भाई, गांव की मान मर्यादा का तो ख्याल रखती। अब तो लोग बातें बनाएंगे ही कि रामलाल की बिटिया मर्जी के खिलाफ भाग गई। अरे बस कीजिए आप लोग, हमारी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। अब क्या क्या तमाशा चल रहा है? चलो अब सब अपने घर चलो। अरे भाई साहब, हम तो आपके भले की ही कह रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। शारदा जी रोते रोते खड़ी होती हैं। रामलाल जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं और सिर झुकाए हुए घर के अंदर चले जाते हैं। जी हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। अपनी ही कोख से ऐसी औलाद जन दी जो जीते जी हमें समाज में मरने के लिए छोड़ गई। एक तरफ रिया के घर में मातम था और वहीं दूसरी तरफ रिया की बस दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पर रुकती है। वो बस से नीचे उतरती है। वाह, फाइनली मैं अपने सपनों के शहर में आ ही गई। यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है जैसा फिल्मों में देखा था। वो हाथ फैलाकर बीच सड़क पर गोल घूमती है। ऊंची ऊंची कांच की इमारतों और तेजी से दौड़ती गाड़ियों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखो जरा, कितनी चौड़ी सड़कें हैं, कितनी लंबी इमारतें। माँ और बाबूजी तो फालतू में ही परेशान हो रहे थे। वहाँ गांव के इस छोटे से पिंजरे में क्या रखा था? असली जिंदगी तो यहाँ है। रिया ऑटो लेती है। ऑटो उसे एक आधुनिक और आलीशान सोसाइटी के सामने उतारता है। कंपनी ने उसके रहने के लिए एक शानदार फ्लैट का इंतजाम किया है। रिया चाबी से दरवाजा खोलती है और अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाती है। ओ माय गॉड, इतना सुंदर घर। गांव में तो पूरा मोहल्ला मिला लो तब भी ऐसा घर ना बने। बाबूजी देख लेते तो हैरान हो जाते। रिया जल्दी जल्दी अपना सूटकेस खोलती है। वो अपने गांव वाले सादे कपड़े उतार कर एक स्टाइलिश वेस्टर्न ऑफिस ड्रेस पहनती है और तैयार होकर ऑफिस पहुंचती है। गुड मॉर्निंग मिस रिया, वेलकम टू ग्लोबल सॉल्यूशंस। मिस्टर खन्ना कैबिन में आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी ज्वाइनिंग की सारी तैयारी हो चुकी है, आप अंदर जा सकती हैं। रिया धड़कते दिल के साथ केबिन का दरवाजा खोलती है। अंदर एक बेहद सूट बूट पहने जेंटलमैन मिस्टर खन्ना बैठे हैं। आइए बैठे रिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने फाइनली ज्वाइन कर लिया। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता था कि गांव की एक लड़की इतनी हिम्मत दिखाएगी, क्योंकि वहां काफी बंदिशें होती हैं ना। नहीं नहीं सर, जब हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून और हौसला होता है तो कोई भी बंदिश काम नहीं करती। मैं यहाँ सिर्फ काम करने नहीं, अपना नाम बनाने आई हूँ। बहुत बढ़िया, यही जज्बा चाहिए हमें। तो ये लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर, और ये रही आपकी पहली महीने की सैलरी और साइनिंग बोनस के 50,000 रुपए। मिस्टर खन्ना नोटों की गड्डी रिया के सामने टेबल पर रखते हैं। नोटों को देखकर रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 50,000 सर ज्वाइन करने के? सर पर मेरा काम क्या होगा, मुझे करना क्या पड़ेगा?
रिया, आपका काम बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। आपको कुछ खास काम नहीं करना, बस हमारे वीआईपी क्लाइंट्स के डेटा को मैनेज करना है और उन्हें सारे हमारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में समझाना है। सारा डेटा आपको कंप्यूटर पर मिल जाएगा, बस आपको अपनी बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना है। बस इतना सा काम और इतने पैसे? सच में सर, दिल्ली तो दिल वालों की है। रिया पैसे अपने बैग में रखती है और केबिन से बाहर निकलती है। ऑफिस का माहौल बहुत ही मॉडर्न और रंगीन है। चारों तरफ स्टाइलिश लड़के लड़कियां हेडसेट लगाए बात कर रहे हैं। रिया अपनी नई डेस्क पर बैठी है, तभी उसके पास 2-3 कलीग्स कॉफी के मग लेकर आते हैं। हाय, तुम रिया हो ना? नई ज्वाइनिंग। मिस्टर खन्ना बता रहे थे कि तुम यूपी के किसी गांव से आई हो। वेलकम टू द टीम। थैंक्स नेहा। हाँ, मैं आ तो गई हूँ, पर यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए किसी जंग से कम नहीं था। जंग? क्यों, क्या हुआ? अरे पूछो मत, मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे। बाबूजी ने तो कह दिया कि दहलीज लांगी तो मर गया समझो। माँ रो रो कर पागल थी और मेरा एक दोस्त अमन, वो तो हाथ धोकर पीछे पड़ा था कि मत जाओ, कंपनी खराब है, ये है वो है। हो, इंडिया के गांव में आज भी यही प्रॉब्लम है। लड़कियों को बस घर में कैद रखना चाहते हैं। वही तो मैंने साफ कह दिया कि मैं तुम लोगों की तरह घुट घुट कर नहीं मर सकती। मैं जबरदस्ती आई हूँ अपने घर वालों से लड़कर। अगर मैं उनकी सुनती तो आज गांव के किसी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को क से कबूतर पढ़ा रही होती। अरे मानना पड़ेगा रिया, तुम बहुत बोल्ड हो। यहाँ दिल्ली में टिकने के लिए यही एटीट्यूड चाहिए। अब तो बस खुद को साबित करना है। मुझे पता है कि मैंने सही फैसला लिया है। अब उन लोगों को समझ आएगा कि रिया क्या चीज है। एक तरफ रिया अपनी जीत की कहानियां सुना रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑफिस बंद होने के बाद केबिन में मिस्टर खन्ना के साथ उसका खास मैनेजर विक्रम बैठा है। सर, वो जो नई लड़की आई है ना रिया, उसके बारे में एक दिलचस्प खबर मिली है। वो अपने घर वालों से पूरी तरह बगावत करके आई है। अरे बहुत बढ़िया विक्रम, यही तो हमें चाहिए था। ये लड़की हमारे खास प्रोजेक्ट के लिए बहुत काम आएगी। इसे इस चकाचौंध में इतना डुबो दो कि वो चाह कर भी बाहर न निकल सके। समझ गया सर। उसे लगने दीजिए कि वो आसमान छू रही है, जब तक कि हम उसे अपनी मुट्ठी में न कर लें। एक तरफ रिया के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही थीं, वहीं रिया 50,000 की रकम लेकर आसमान में उड़ रही थी। आज रिया एक मॉल में घूम रही थी। रिया के हाथों में 5-6 बड़े ब्रांड्स बैग्स थे। उसने एक बहुत ही स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस पहनी है। कहाँ वो गांव के बाजार के 2 कौड़ी के सूट और कहाँ ये इंटरनेशनल ब्रांड। लोग सच ही कहते हैं, पैसा इंसान की औकात और शक्ल दोनों बदल देता है। मैम, ये सैंडल्स आप पर बहुत सूट कर रहे हैं। इनकी कीमत सिर्फ 5,000 है। पैक कर दो। अब रिया छोटे मोटे टैग नहीं देखती। मॉल से निकलकर रिया रेस्टोरेंट में जाती है और उसकी नई सहेलियां ऑफिस की नेहा और तान्या बैठी हैं। सब हंस रही हैं। चीयर्स रिया, तुमने तो आज सबको हैरान कर दिया। इतनी महंगी पार्टी। अरे नेहा, ये तो बस शुरुआत है। मेरे बाबूजी कहते थे पैसे बचाओ, बुरा वक्त काम आएगा। उन्हें क्या पता कि जब इंसान कमाना जानता है तो बुरा वक्त पास भी नहीं आता। चलो क्लब चलते हैं। इसके बाद रिया अपनी सहेलियों के साथ क्लब जाती है और तेज संगीत के बीच नाच रही होती है। रिया, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात हो गई है, घर से कॉल नहीं आया? किसका कॉल? वो घर तो मैं कब का पीछे छोड़ आई। अब मैं आजाद हूँ। एक तरफ जहां दिल्ली में रिया की पार्टी का शोर था, वहीं गांव में रामलाल के घर में सन्नाटा पसरा था। छठी मैया, मेरी बिटिया जहाँ भी हो उसे सही सलामत रखना। वो नादान है, उसे नहीं पता कि बाहरी दुनिया कितनी बुरी है। उसे घर वापस भेज दो माँ। शारदा, जो चिड़िया खुद अपने पंख काट कर आग में कूद जाए उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। उसने हमारी इज्जत की राख बना दी है। अब वो इस घर के लिए मर चुकी है। एक बार फोन तो उठा लेती मेरी लाडो। कम से कम ये तो बता देती कि भूखी है या सो गई। जो मर गई हमारे लिए, उसके लिए आंसू बहाना छोड़ दो शारदा। उसने हमारी इज्जत का गला घोटा है। ऑफिस में कुछ दिन बीत चुके हैं। रिया अब उस माहौल की आदी हो चुकी है, लेकिन एक दिन वो देखती है कि कुछ वीआईपी क्लाइंट्स और मैनेजर विक्रम उसे बहुत ही गंदी और अजीब नजरों से देख रहे हैं। रिया, आज शाम को एक खास क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग है। तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार होकर आना होगा। आखिर हमारे बिजनेस की शाख अब तुम्हारी खूबसूरती और बातों पर टिकी है। विक्रम की नजर रिया के चेहरे से होते हुए उसके शरीर पर टिकती है। रिया असहज होकर पीछे हट जाती है और तेजी से वॉशरूम की तरफ भागती है और नल खोलकर अपने चेहरे पर पानी मारती है। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शायद माँ सही कहती थी। मैंने अपनी पसंद की नौकरी चुनी, पर क्या यहाँ मैं सुरक्षित हूँ?
रात को रिया अपने आलीशान फ्लैट की बालकनी में खड़ी है और अपनी माँ, पिता और अमन के साथ बिताए लम्हों को याद करती है। रिया को उसकी माँ अपने फ्लैट में रसोई में खड़ी हुई दिखाई देती है। अरे ओ रिया, कितनी बार कहा है कि गरम रोटी खाएगा, देख तेरे लिए घी चुपड़ कर रखी है, अब नखरे मत कर और जल्दी खा ले। लाओ माँ, आप ही खिला दो। तभी रिया देखती है कि दरवाजे से उसके पिता घर में आ रहे हैं। उनके हाथ में अखबार के कागज में लिपटी गर्मा गर्म जलेबियां हैं। अरे धीरे बोल, तेरी माँ को पता चला तो कहेगी कि तुझे मीठा खिलाकर बिगाड़ रहा हूँ। ले अपनी मनपसंद जलेबियां खा ले, मेरी बिटिया खुश रहनी चाहिए। हाँ बाबा, लाओ मुझे दो। रिया का भ्रम होने लगता है। वो अपना फोन निकालती है और माँ को फोन करने की सोचती है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। जिस माँ ने अपना निवाला मुझे खिलाया उसे धक्का दे दिया। जिस बाप ने मेरी हर जिद पूरी की उनका दिल दुखा दिया, और अमन जो मेरा भला चाहता था उसे थप्पड़ मार दिया। वो घुटनों के बल बालकनी में ही बैठ जाती है और फोन को अपने सीने से लगा लेती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन ऑफिस के चमचमाते केबिन में रिया एक अमीर बिजनेसमैन मिस्टर चड्डा के सामने बैठी है। सर, हमारे इस ड्रीमलैंड प्रोजेक्ट में पैसा लगाना आपके लिए घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। आप जैसे विजनरी इंसान के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आखिर पैसा ही तो पैसे को खींचता है। बात तो तुम सही कह रही हो रिया बेटा, तुम्हारी आवाज में एक सच्चाई और भरोसा झलकता है। ठीक है, मैं इस डील के लिए तैयार हूँ, कहाँ साइन करना है? रिया फुर्ती से फाइल आगे बढ़ाती है। क्लाइंट साइन कर देता है। क्लाइंट के जाने के बाद वो बाहर निकलकर मैनेजर विक्रम से टकराती है। क्या बात है रिया, एक और बड़ी डील फाइनल। कंग्रेचुलेशंस रिया। रिया मुस्कुराती हुई मिस्टर खन्ना के केबिन में जाती है। खन्ना अपनी कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा है और फाइलें देख रहा है। सर, मिस्टर चड्डा वाली डील क्लोज हो गई है। उन्होंने पूरे 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंफर्म कर दिया है। एक्सीलेंट रिया, ये लो तुम्हारा 10,000 का एक्स्ट्रा बोनस। जितनी बड़ी डील उतना बड़ा इनाम। थैंक यू सो मच सर, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी कंपनी को आगे ले जाने में। रिया के बाहर आते ही मैनेजर विक्रम अंदर आता है और केबिन का दरवाजा बंद कर लेता है। सर, ये क्या है? आप इसे हर डील पर इतना बोनस दे रहे हैं, बाकी कलीग्स क्या कहेंगे? अरे विक्रम, बाकी लोग हमारे उस काम के नहीं जिस काम की ये लड़की आएगी। ये मासूम चेहरा और उसकी बातों का जादू ही तो है जिसे क्लाइंट बिना सोचे समझे फ्रॉड पेपर्स पर साइन कर देते हैं। समझ गया बॉस, इसे एहसास भी नहीं होने देंगे कि ये सोने के पिंजरे में बैठी एक कठपुतली है। हाँ, इसीलिए इसे अच्छे से ट्रीट करो, जैसे बलि से पहले बकरे को खिलाया जाता है। अच्छा, अब समझा बॉस। ओके, समझ गया। रिया अपने केबिन में बैठी नोटों की गड्डी गिन रही है। देखा माँ, आप मुझसे वहाँ सड़ी हुई नौकरी करने की कह रहे थे, आज मैं यहाँ लाखों में खेल रही हूँ। रिया फोन मिलाती है। वहाँ उसकी माँ रसोई में काम कर रही है। फोन बजता है। हेलो रिया, बिटिया तो कैसी है? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज फिर मुझे 10,000 का बोनस मिला है। मैं बहुत बड़ी बड़ी लोगों से डील करती हूँ यहाँ। मुझे अपनी पसंद की नौकरी मिल गई है जहाँ मेरी कद्र है। बेटा, पैसे तो ठीक है, पर इतना सारा पैसा इतनी जल्दी, कहीं तो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ रही? मेरा मन नहीं मान रहा रिया, तू घर लौटा। फिर वही पुरानी बातें माँ, आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? अब मैं दोबारा कभी उस गरीबी में वापस नहीं आऊंगी। रिया फोन काट देती है, लेकिन गांव में रिया की तरक्की की खबर आग की तरह फैल जाती है। अब रामलाल के आंगन में गांव वालों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अरे वाह शारदा, सुना है तुम्हारी बिटिया तो शहर जाकर नोट छाप रही है। पर बहन याद रखना, दूर के ढोल सुहावने ही होते। जितना मोटा पैसा कमा रही है देख लेना, उतना ही नाम कलंक में डुबो कर आएगी। इतनी छोटी उम्र में कोई इतना पैसा ईमानदारी से तो नहीं कमाता। शारदा जी घबराकर रिया को फोन लगाती हैं और उसे गांव की बातों और अमन की चिंता के बारे में बताती है। माँ, आपने फिर उस अमन को घर बुलाया मेरी मर्जी के खिलाफ। मुझे पता है वो मेरी तरक्की से जलता है, खुद तो पीछे रह गया, अब मुझे भी गिराना चाहता है। आप उसकी बातों में मत आइए। रिया गुस्से में आकर फोन काट देती है। शाम का वक्त है। मिस्टर खन्ना रिया के केबिन में एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर आते हैं। रिया, आज रात एक बहुत ही अर्जेंट और बड़ी डील है। हमारे सबसे खास वीआईपी क्लाइंट्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ये ड्रेस पहनकर मेरे साथ चलो। रिया बॉक्स खोलती है। अंदर एक बहुत ही छोटी और भड़कीली ड्रेस है। रिया उसे देखकर ठिठक जाती है। ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है?
नहीं रिया, ये दिल्ली है, यहाँ तरक्की करनी है तो बॉस की बात माननी पड़ेगी। शायद ये शहर का फैशन है। रात का समय है, एक आलीशान होटल की पार्टी है। म्यूजिक तेज और शराब बह रही है। रिया उस ड्रेस में बेहद असहज है। वहां मौजूद क्लाइंट्स उसे गंदी नजरों से घूर रहे हैं। अरे वाह खन्ना साहब, बड़ी नायाब चीज ढूंढ कर लाए हो। क्या बात है रिया, इस डील के लिए तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। क्लाइंट रिया के हाथ को गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश करता है। रिया घबराकर पीछे हटती है और खन्ना की तरफ देखती है, पर खन्ना मदद करने की बजाय मुस्कुरा रहा है। अरे रिया घबराओ मत, ये हमारे वीआईपी गेस्ट है। चलो अंदर रूम में शांति से बैठकर डील फाइनल करते हैं। खन्ना रिया को सहारा देने के बहाने उसे पकड़कर एक सुनसान कमरे की तरफ ले जाता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। खन्ना सर प्लीज मुझे बताइए, मुझे ये डील फाइनल नहीं करनी, मुझे यहाँ नहीं रहना। खन्ना सर प्लीज। अरे रिया, पैसे पेट पर नहीं होते, इसी तरह आते हैं। अगर आज तुमने इस क्लाइंट को खुश कर दिया तो ये तुम्हें माला माल कर देगा। होटल के उस कमरे में रिया खौफ से कांप रही है। क्लाइंट उसके करीब आ रहा है, तभी अचानक अमन दरवाजा धक्का देकर अंदर आता है। उसके पीछे कई पुलिस वाले भी हैं। खन्ना और क्लाइंट हक्के बक्के रह जाते हैं। रिया अमन को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अमन, मुझे बचा लो, तुम सही कह रहे थे अमन। शांत हो जा रिया। मिस्टर खन्ना, आपका खेल खत्म हुआ। मुझे आंटी जी ने जब बताया कि रिया को अचानक इतना बोनस मिल रहा है, तब मैंने अपने सोर्सेस से प्रॉपर पता किया। रिया, ये लोग विदेशी क्लाइंट्स को इंडियन प्रॉपर्टीज में धोखे से इन्वेस्ट करवाते हैं और जाली कागजों पर लोन दिलवाते हैं, और जब किसी क्लाइंट को फ्रॉड का पता चल जाता है तो ये अपने ऑफिस की लड़कियों को उनके आगे कर देते हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए। ये कम्युनिकेशन नहीं रिया, ये ब्लैकमेल का धंधा है। खन्ना पुलिस को देखकर डरने की बजाय एक शैतानी हंसी हंसता है। तूने मेरा बना बनाया काम खराब कर दिया ना, अब देख मैं इस लड़की की जिंदगी कैसे खराब करता हूँ। खन्ना शातिराना चाल चलता है। वो रातों रात कंपनी के सारे फर्जी लोन और करोड़ों के घाटे रिया के नाम मढ़ देता है, क्योंकि कागजों पर अथॉरिटी के तौर पर रिया के साइन है। मीडिया में फैल जाता है कि रिया ने क्लाइंट्स को हनी ट्रैप में फंसाया है। बड़ी खबर, दिल्ली की ग्लोबल सॉल्यूशंस कंपनी में करोड़ों का फ्रॉड। मास्टरमाइंड निकली गांव से आई रिया, जिसने विदेशी निवेशकों को लूटा। खबर फैलने के बाद रिया अमन के साथ फटे हाल, सूजी हुई आंखों और बिखरे बालों के साथ अपने गांव की देहरी पर पहुंचती है। आसपास की औरतें उसे देखकर थू थू कर रही हैं। आ गई कुल कलंकिनी, हमने तो पहले ही कहा था कि ये शहर की हवा में मुंह काला करके ही लौटेगी। देख लो, टीवी पर इसकी फोटो छपी है चोर के नाम से। रिया अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधी हो गई थी। माँ मुझे बचा लो, मैं बहुत गंदी जगह फंस गई थी, मैं मर जाऊंगी। बाबूजी मुझे अंदर आने दो। रिया अभी घर की देहरी पर रो ही रही थी कि पीछे से पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजता है। गांव भर के लोग तमाशा देखने जमा हो जाते हैं। रिया, तुम अंडर अरेस्ट हो, तुम पर करोड़ों के गबन और धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस रिया को घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाती है। रिया अपनी माँ के आंचल को पकड़ लेती है। देख लिया रिया, मेरी पसंद की नौकरी कर लेती, गांव के इस छोटे स्कूल में बच्चों को पढ़ा लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। तेरी उस हाई प्रोफाइल नौकरी ने देख क्या दिन दिखाया। जब मैंने कहा था वही हुआ ना, अपनी गली का कुत्ता भी शेर होता है। तू तो परदेश में जाके भेड़ियों के बीच फंस गई। रिया अब सलाखों के पीछे है। उसके पास न पैसे बचे हैं न सम्मान। वो अमन के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगती है। अमन मुझे बचा लो, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है। उन लोगों ने मेरे साइन ले लिए थे। अमन मुझे यहाँ से निकालो, मैं मर जाऊंगी। हिम्मत मत हार रिया, मुझे पता है तूने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अमन हार नहीं मानता। वो चुपके से उस कंपनी की उन लड़कियों को पता लगाता है जो पहले रिया की तरह शिकार बनी थी। वो नेहा और तान्या को ढूंढ निकालता है और उन्हें हिम्मत देता है। कोर्ट में जब वो लड़कियां गवाही देती हैं और कंपनी के काले कारनामे उजागर होते हैं, तब जाकर रिया बेगुनाह साबित होती है और जेल से रिहा होती है। पर जैसी गांव में कदम रखती है, ताने गोलियों की तरह बरसते हैं। लो आ गई शहर से गुल खिलाकर, जेल की हवा खाकर आई है। पता नहीं वहाँ क्या क्या मुंह काला किया होगा। अरे भाई, चिड़िया को उड़ने का बड़ा शौक था, अपनी पसंद की नौकरी करनी थी। अब भुगतो, अपनी देहरी लांघी तो अब तो यही सब सुनना पड़ेगा। दिया तले अंधेरा, इसी को कहते हैं। घर को रोशन करने चली थी और खुद कालिक पोत कर आ गई हैं। रिया सिर झुकाए घर में घुसने की कोशिश करती है। गांव के लोग पीछे से चिल्ला रहे हैं, अरे जेल वाली लड़की आई है, इज्जत लुटा कर आई है।
काश मैंने माँ की बात मान ली होती। मेरी पसंद की आजादी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज मैं बेगुनाह होकर भी पूरी दुनिया की गुनाहगार बन गई हूँ। जेल और बदनामी के उस काले साए से निकलने के बाद रिया कई दिनों तक घर में कैद रही। एक दिन माँ उसके पास आकर बैठती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती है। बेटा, जो बीत गया वो एक बुरा सपना था। अभी भी वक्त है, संभल जा। अमन जिस कंपनी में काम करता है वो लोग नेक हैं। वहाँ दिखा अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत से इस कालिक को धो डाल। आप सही कह रही है माँ। अब मैं अपनी पसंद की नहीं, आपकी पसंद की और सही रास्ते की नौकरी करूंगी। मैं साबित कर दूंगी कि रिया सिर्फ धोखा खाना नहीं, ईमानदारी से नाम कमाना भी जानती है। That's my girl। अब चलो, कल तैयार हो जाना। मैंने बात कर ली है तुम्हारे लिए अपनी कंपनी में। थैंक यू अमन, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। रिया अब उसी कंपनी में ज्वाइन करती है जहां अमन काम करता है। ये एक प्रतिष्ठित मार्केटिंग फर्म है। रिया एक सोबर और प्रोफेशनल फॉर्मल सूट में ऑफिस में एंट्री करती है। वेलकम रिया, यहाँ तुम्हारी बातों का नहीं, तुम्हारे काम का सम्मान होगा। रिया सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की कमान संभालती है। वो अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ डील फाइनल करती है। और 1 महीने के बाद मुझे टीम ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि रिया की मेहनत और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से इस 1 महीने का सेल्स मार्जिन पिछले पूरे साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। वेल डन रिया। रिया के ऑफिस के लोग अब रिया को शिकार या मोहरा नहीं बल्कि एक लीडर की तरह देखते हैं। जब वो प्रेजेंटेशन देती है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। रिया मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनका काम करने का तरीका एकदम एथिकल है। शाम को रिया ऑफिस से निकलती है। अब वो किसी क्लब या मॉल नहीं जाती बल्कि सीधे अपने घर पहुंचती है। गांव वाले जो कल तक ताने मारते थे आज उसे ऑफिस की गाड़ी से उतरते देखकर चुप हो जाते हैं। भाई मानना पड़ेगा, लड़की ने मेहनत से नाम कमाया। अब तो बड़े बड़े अखबारों में इसकी तरक्की के चर्चे हैं। माँ, ये आपकी पसंद की नौकरी की पहली कमाई। इसमें बोनस कम है पर सुकून और इज्जत बहुत ज्यादा है। आज तूने मेरा मान बढ़ा दिया बिटिया। असली उड़ान वो नहीं जिसमें इंसान अपनों को भूल जाए, बल्कि वो है जिसमें पूरा परिवार साथ में मुस्कुराए। बाबूजी, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो आपको पूरी दुनिया की सैर करानी है। कुछ महीनों के बाद रिया के घर के बाहर उसकी अपनी एक सफेद चमचमाती SUV खड़ी है। रिया हाथ में चाबी लिए खड़ी है। गांव की भीड़ जमा है। बाबूजी, याद है आपने कहा था देहरी लांगी तो मर जाओगे। आज उसी देहरी पर आपकी बेटी अपनी मेहनत की गाड़ी खड़ी कर रही है। ये चाबी नहीं, आपका खोया हुआ मान है। आज मेरी बिटिया ने साबित कर दिया कि सही रास्ता भले ही लंबा हो पर मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। समय गुजरता है और आज रिया के नए ऑफिस सत्यम मार्केटिंग का बाहर का हिस्सा। रिबन कटा हुआ है। ऑफिस के अंदर अमन और रिया अकेले खड़े हैं। रिया, आज तुम सिर्फ एक कंपनी की मालिक नहीं हो, तुम उन हजारों लड़कियों की उम्मीद हो जो अपनी राह भटक जाती हैं। अरे तुमने कर दिखाया। ये अकेले मुमकिन नहीं था अमन। जब पूरी दुनिया मुझे गुनाहगार समझ रही थी तब तुमने मेरा हाथ थामा था। शुक्रिया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा रिया। सारी उम्र तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ चलना चाहता हूँ। क्या तुम सत्यम मार्केटिंग के साथ साथ मेरे जीवन की भी पार्टनर बनोगी? अमन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम। अरे मैं उस दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ जब तुम गांव से पहली बार निकली थी। बस चाहता था कि तुम पहले अपनी पहचान बना लो। तो क्या कहती हो? हाँ अमन, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ये उड़ान अधूरी होती। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसी ठोकर खाई है जब आपने अपने माँ बाप की पसंद को छोड़कर अपनी पसंद को चुना हो और ऐसा धोखा मिला हो? कमेंट करके बताइए। और रिया और अमन का आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 लिखना ना भूले।